हाय एवरीवन, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की एकदम क्रीम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का मतलब जो एटलीस्ट इतना कॉन्सेप्ट आना ही आना चाहिए आपको, वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आपको अगर इसको स्किप करके जाते हो तो कहीं ना कहीं रिस्क है। मैं आपको दिखा दूंगा, आपने देखा ही है पेपर, मैंने जो बोला था वही आया है। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा प्रेडिक्शन है क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया। तो एटलीस्ट मतलब लास्ट टाइम पे आप चाहते हो 90 to 95% मार्क्स स्कोर करना, तो आप इसको कर लो। इसमें केवल हम जो एकदम कोर कॉन्सेप्ट होता है ना चैप्टर का, वो लिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब हमेशा रिपीटेड हैं, हमेशा बेस्ड, वही लिए हैं। तो ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, और जो चीज़ें मान लो कुछ रह जाती है तो उसको सुपर 45 से कवर कर लेंगे। तो इसको आपको देखना ही देखना है, और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा प्राइवेट क्लास का लेक्चर है, रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, ड्यू टू नेटवर्क इशू रिकॉर्डेड लेक्चर देख नहीं पाए हैं, तो उनके लिए है। तो ये रहा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में मैं आपको बता दूं, कभी भी आपने पढ़ा होगा तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीछे एक कहानी नहीं पता होगी। वो कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। कहानी ये है डियर, कि आपको कभी ये लगा कि एटम वर्ड है, या ये एटम आया ही क्यों दुनिया में, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, बस समझाने के लिए है ये। एक हिटलर नाम का तानाशाह था, है ना। वो पूरे दुनिया पे राज करना चाहता था, और पूरे दुनिया पे राज करना है तो थप्पड़ मार के तो राज किया नहीं जाएगा किसी को। कितने को मारोगे थप्पड़, थक नहीं जाओगे। तो उस टाइम एटम जैसी कोई डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो उसको पूरे दुनिया पे राज भी करना था। तो एटम जैसा कुछ था नहीं जिसे दिखा के डराया जा सके कि भाई तुम मेरी बात मान जाओ, अपना देश मुझे दे दो, है ना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो हिटलर ने एक काम आइडिया है दिमाग में कि भाई चलो सभी साइंटिस्टों को धमकी देते हैं कि भाई तुम कुछ महीनों में, कुछ समय में आप एटम के बारे में डिस्कवर करके लाओ कुछ ऐसा जिससे दुनिया तबाह हो सके, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। अब जान सबको प्यारी होती है, सब लग गए एटम की डिस्कवरी पे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो निकल के आया उनका नाम था डाल्टन। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। मैटर क्या, जो भी आप देख सकते हो, टच कर सकते हो चारों तरफ, वो मैटर होता है। और चलो ये तो ठीक था, लेकिन अब आपसे कोई चलता फिरता इंसान कुछ भी बोले आप थोड़ी मान लोगे। कि आप कोई बोला कि आज मैंने 5 सूरज को देखा ईस्ट में उगते हुए, तो आप थोड़ी ऐसे मान लोगे। उसका प्रूफ क्या है भाई, दिखाओ। तो वही बात था, कुछ प्रूफ नहीं थे। ठीक है, तो डाल्टन ने ऐसा बताया। तो डाल्टन के ड्रॉबैक यही थे कि भाई डाल्टन ने बताया कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन बाद में पता चला एटम तो डिविजिबल है। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है ना। तो ये डाल्टन के कुछ अजम्पशन थे। ये थोड़ी बेसिक बातें हैं इधर की, हम कर लेते हैं, चाहे तो आप याद रखो चाहे मत याद रखो इसको, लेकिन एक बार पढ़ लो। आई होप कि आप सभी को आइडिया होगा। तो अब बाद में पता चला कि एटम तो डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की गई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी में एक्सपेरिमेंट किया गया, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट मैं जब 11th में पढ़ाऊंगा, है ना, नीट 2027 के लिए जिन लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उसमें पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा। अभी तो आपको ये याद रखना है, E/m स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो होता है इतना होता है ना। इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। ठीक है। और एक हम मतलब डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, उसमें लो प्रेशर अप्लाई किया गया, 10,000 वोल्टेज दिया गया, तो वहाँ पे कैथोड की मतलब एक रेज निकल रही थी, है ना। तो उस रेज को नाम दिया कैथोड रेज, वहीं से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। फिलहाल वो बातें हम बाद में करेंगे। अब ये, हाँ, मान लो असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसमें कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रेज था वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, क्योंकि वो पैडल को रोटेट कर दे रहा था ना। थोड़ा सा थियोरेटिकल है। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज होती हैं क्योंकि वो नेगेटिव साइड से निकल रही थी, नेगेटिव से जा रही थी पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैथोड रेज जो डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। तो जब डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे थे उसमें कौन सी गैस ली गई थी ना, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। बाकी चीज़ें पढ़ लेना कोई ज़रूरत अगर आपको लगता है तो। ठीक है, मतलब ज़रूरत क्या, ये आपको थोड़ा सा मैंने ले लिया है यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये प्रोटॉन के केस में, ठीक है, प्रोटॉन के केस में जो आया था स्पेसिफिक चार्ज इतना आया था, मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है, प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है। अच्छा, मास ऑफ ये जरूर ध्यान देना, मास ऑफ जो प्रोटॉन हो जाएगा वो इतना टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अच्छा, मैं ये क्लास में बता रहा था तो नहीं बता रहा था, क्योंकि वहाँ पे बताता तो मुझे लगता है टाइम लगता, और ये ज़रूरी भी नहीं था, तो मैं यहाँ पे कवर कर दिया क्योंकि विद इन टाइम कंप्लीट कर दूंगा। और E/m रेशियो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये ऑर्डर है, आप देख लो E/m की वैल्यू। एनोड रेज से क्या हुआ था भाई, एनोड रेज जो उसी से प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, सेम टाइम पे। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लेना बस। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या था, देखो न्यूट्रॉन में हुआ क्या था मैं बताता हूँ। एक बेरिलियम की शीट ली गई, हीलियम उसको बम्बार्ड किया गया,
हीलियम को, तो वहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। बस ये रिएक्शन याद रख लेना, क्या पता आपको रिएक्शन पूछा जा सकता है, बाकी कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डाल्टन की कहानी हो गई। उसके बाद एटम डिविजिबल हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से उसकी डिस्कवरी। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जे थॉमसन, उन्होंने बोला था कि भाई जो एटम होता है वाटरमेलन की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और वाटरमेलन के सीड्स की तरह होते हैं। लेकिन ये बात सही थोड़ी थी, वो स्टैटिक मॉडल को रिप्रेजेंट करता था, जिससे ये बात गलत हो गई, क्योंकि बाकियों को जेलस भी था साइंटिस्टों को। अब जान की बात छोड़ो, उनको ये था कि यार ये कैसे बता रहा है, तो साइंटिस्ट आते गए। फिर रदरफोर्ड आते कहते हैं नहीं नहीं, जे थॉमसन भाई ने गलत बताया, ये देखो मैं बताता हूँ एटम कैसा दिखता है। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने पोलोनियम का एक लिया, मेटल लिया, मतलब कोई भी है ना एलिमेंट लिया, और उसमें वो क्या होता है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, मतलब वहाँ से अल्फा पार्टिकल को निकाला गया। और ये जो मटेरियल है, ये साइड स्क्वायर टाइप दिख रहा है, ये लेड का होता है, ये इसको स्कैटर होने से रोकता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में भेजेगा। गोल्ड फॉइल ली गई 0.004 सेंटीमीटर की, और ये प्रूफ करने के लिए कि एटम कैसा दिखता है, क्या होता है एटम में। तो मेजॉरिटी जो ऑब्जर्वेशन था, मेजॉरिटी ऑफ रेज क्रॉस कर गई पूरा। ये जिंक सल्फाइड का मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि इसके सामने से कोई रेज जाएगी तो ये ग्लो करेगा। और कुछ रेज ऐसे घूम गई, कुछ ऐसे 1% रेज थी जो वापस आ गई। तो इससे कन्फर्म हुआ कि भाई एटम जो होता है न्यूक्लियस में उसके कुछ तो ऐसा है जो सेम नेचर का है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे अगर ये वापस आ रही तो न्यूक्लियस में सेम नेचर का होना चाहिए कुछ ऐसा, तभी तो ये रिपल्सन करेगा। तो मतलब उसी को नाम दिया गया प्रोटॉन। न्यूक्लियस सेंट्रल में होता है एटम के, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ऐसा रदरफोर्ड का कहना था। पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसकी बातें नहीं बता पाए रदरफोर्ड, तो कहानी को आगे बताएगी। तो रदरफोर्ड का कुछ इक्वेशन है जिसपे फॉर्मूला आते हैं, जैसे ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है R0 A⁻⁴ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, R0 की वैल्यू इतना होता है। ये क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो R1/R2 इक्वल टू, कभी अगर दो चीज़ के बाद दो एटम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। R0 की वैल्यू 1.2, ये फर्मी मिलेना हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या था, देखो ये एनर्जी बोले थे कि एनर्जी जो होता है डिस्क्रिएट मैनर में होता है। डिस्क्रिएट मैनर को मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो भी एनर्जी के फॉर्म होते हैं ना, जैसे सूरज से रोशनी आ रही है तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आता है, और जो स्मॉलेस्ट पैकेट होता है उसको फोटोन नाम दिया गया। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है h/μ होती है। म्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। अच्छा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ, c है स्पीड ऑफ लाइट है। तो मैं कहूँगा जब एनर्जी का क्वेश्चन आए ना तो आप इसे सॉल्व नहीं करोगे। मान लो अगर बोला n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो यहाँ पे n इंटू एच, एक फोटॉन की एनर्जी h/μ, तो n फोटॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, n h/μ हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा इससे आप कैलकुलेट करते हो एनर्जी तो क्वेश्चन मतलब लेंदी हो जाएगा। आप हमेशा ये ट्रिक अप्लाई करना। अगर आपको एनर्जी का क्वेश्चन आता है, और अगर आपको कभी देखो एनर्जी अगर मान लो एंगस्ट्रॉम में, तो बता ही दिया कि यहाँ पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो यहाँ 2 जीरो लगाना। ठीक है, नैनोमीटर में तो 1 जीरो लगाना। अगर मान लो आपको कभी पावर गिवन हो, मैंने क्या बोला, अगर पावर गिवन हो, एफिशिएंसी गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो आपको हमेशा ये फार्मूला लगाना है। नीट 2026 का क्वेश्चन आया था, पावर, टाइम, एफिशिएंसी, और ये क्यों किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाई अ बल्ब ऑफ 40 वाट इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और एफिशिएंसी इतना गिवन है। तो याद रख लेना, अगर ये वाट में गिवन है और आप ये सेकंड ले रहे हो तो एनर्जी जूल में आता है। उस टाइम एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, P/T होता है। तो एक काम कर लेते हैं, एनर्जी क्या निकालते हैं, P/T, और कितना एफिशिएंट बोला है 50%। तो ऐसे ये इसी से ही निकालना, जब भी एफिशिएंसी गिवन हो, एनर्जी इतना। अब ये आप पावर पुट कर लिए, ये 1 मिनट को 60 सेकेंड, और 50% है तो 50 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज में, तो ये एनर्जी किस में आ गया, जूल में। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है, तो हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमको ये वाला जो फार्मूला पता था, आपको याद है ना, ये वाला फार्मूला ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो यूनिट सेम होना चाहिए ना। तो इसको हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लोगे जब जूल को, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाता है। अब हो गया, ये क्या है, एन नंबर ऑफ फोटोन है। अभी यही तो सीखा ऊपर हमने, ये वाला है ना, ये एक फोटोन के लिए था, n फोटोन के लिए यहाँ n लगा लो। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एनर्जी हो गया, एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, और ये नैनोमीटर हमने पुट कर दिया। नैनोमीटर में गिवन था 620, एन हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन पूछा था, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फटाक से हमेशा ये चीज़ें याद रख लेनी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे समझो, एक इंसान है, यही इंसान है इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, वह इंसान की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो 20 रोटी खाने के बाद ही 20 रोटी खाने के बाद ही वो क्या करता है, वह इंसान 20 रोटी खाने के बाद ही क्या करता है, चलता है। ठीक है, उसकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये 20 रोटी है और इसको हम क्या बोलते हैं, फाई, केमिस्ट्रिक भाषा में फाई बोल लो या वर्क फंक्शन बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। मतलब ये 20 रोटी अगर इसे दिया जाएगा ना तो ही ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मतलब ये इसकी क्वालिटी है कि 20 रोटी, ये इसकी क्वालिटी लिखा है, ये इसको देने के बाद यहाँ तक जाएगा। तो हम दे कितना रहे हैं इसको, 40 दे रहे हैं, तो बताओ ये जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली ये तो दौड़ेगा। तो 20 तो यहाँ से यहाँ जाने में खर्च कर लेगा, बाकी बचेगा कितना, 20, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो यही होता है जो एनर्जी, यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी और इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो ई इंसिडेंट एनर्जी होता है वो वर्क फंक्शन से हमेशा, और लिख लो ये, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन किससे भाई, वर्क फंक्शन से। अच्छा, बाकी की एनर्जी कहाँ चली जाएगी, मान लो आप इसको दे कितना रहे हो, 40 दे रहे हो और 20 तो यूज कर लिया, 20 तो यहाँ से यहाँ जाने में यूज कर लिया, 20 क्या कर लिया, यूज कर लिया यहाँ जाने में। बाकी रिमेनिंग क्या हो गया, बाकी जो रिमेनिंग है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि ई इंसिडेंट एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल होता है, आपको ये चीज़ें याद रखना है। अब इसी का मॉडिफिकेशन होता है, आप इसमें कई सारे मॉडिफाइड फॉर्म बना सकते हैं। एनर्जी क्या क्या लिख सकते हैं, एच इंटू म्यू, और वर्क फंक्शन वाले को भी एनर्जी ही एक तरीके का एच म्यू नॉट लिखते हैं ना, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो। कभी कभी लैम्डा के टर्म्स में लिखना होगा तो एच म्यू को क्या लिख सकते हो, सी बाई लैम्डा। तो जैसा भी मॉडिफिकेशन वो करना चाहे, लैम्डा नॉट कर दो, पहचान में आता रहे, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले, मतलब मैं कहूँगा एक आपको आता है तो बाकी सारी चीज़ें आप कर पाओगे, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें 3 केसेस हम देखते हैं, आप ही बताना। केस नंबर 1, अगर सपोज करो इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और यस काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अगर मैं केस बी की बात करूं, बताओ इंसिडेंट एनर्जी अगर है, मान लो 20 रोटी की रिक्वायरमेंट थी, आप 20 दे ही रहे हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, हाँ होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज निकलेगा, लेकिन उस टाइम काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ज़ीरो हो गया। देखो ऊपर 20 का 20 यूज हो गया। थर्ड, अगर इंसिडेंट एनर्जी क्या है, लेस देन क्या है वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या, उस टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ग्राफ भी कुछ होते हैं, पर मैं ग्राफ डिस्कस नहीं कर रहा, आपको ज़्यादा हो जाएगा, मैं ग्राफ आपको दिखा दे रहा। ये ग्राफ है, तो ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको पहले से आती है, और नहीं आती है तो मेरे हिसाब से भी ज़रूरत नहीं था। तो ये ग्राफ है, आप देख लो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, है ना, ऐसे दिखते हैं। अगर आया तो आपको कर लेना है। ठीक है, चलो ये सवाल करते हैं। ये सवाल में क्या बोला है, ध्यान से देखना आप। बहुत ईजी सवाल है, जेई का सवाल है पर ईजी है, ऐसे सवाल एक्सपेक्टेड है कि अगर मान लो वर्क फंक्शन गिवन है, सबका गिवन है, ये वर्क फंक्शन है, ये अलग अलग इंसान है, लिथियम, इन सबका नाम है, मान लो इंसान है, इनकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, इसको 2.4 चाहिए निकलने के लिए, इसको 2.3, ऐसा गिवन है, सबका रिक्वायरमेंट लिखा है। तो बोल रहा है बताओ ऐसे कितने लोग हैं इसमें, द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कब, जब मतलब एनर्जी दी जा रही है उन्हें, वेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। तो अब एनर्जी ना लिख के वो वेवलेंथ दिया है, तो वेवलेंथ दिया है तो एनर्जी आप निकाल ही लोगे ना, शॉर्टकट तो आपको पता है, 1240 अपॉन लैम्डा। तो ये आप दिए रहे हो एनर्जी और उनको चाहिए इतना, तो चलो देख लेते हैं कि इसको कितना चाहिए। तो इंसिडेंट एनर्जी तो पहले हम निकाल लेते हैं। एनर्जी अगर वेवलेंथ गिवन है तो कौन सा फार्मूला लगाना, 124 नैनोमीटर में, तो एक ही जीरो रहेगा, और ये लैम्डा किस में, नैनोमीटर में, एनर्जी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 400 है। तो इंसिडेंट एनर्जी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 124, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 है। ठीक है, तो ये 400, तो ये एक कट्टम कुट्टम, तो ये आ जाएगा इंसिडेंट एनर्जी कितना हो जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और वर्क फंक्शन सबका गिवन है, देखो 2.4, तो मतलब इंसिडेंट एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वर्क क्या हो जाएगा, होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है देख लेते हैं। इधर से ज़्यादा है, इसमें सॉरी, इसमें ये नहीं होगा, ये तीनों मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, है ना, मैग्नीशियम
कॉपर सिल्वर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं भाई, इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है इंसिडेंट एनर्जी से, तो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? नहीं होगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पे होगा? जहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा है। कौन से केस में? लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, हाँ यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट ज़्यादा है। तो यही पूछा था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से शो करेंगे, तो ये वाले करेंगे। 3 आंसर है, आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सवाल है, आप ये भी बहुत ईजी सवाल था, इसको कैसे सॉल्व करना था। बोला है सवाल को पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो बोला है कि इफ़ लैम्डा इज़ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, मतलब आपको एक चीज़ तो क्लियर होगा, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है उसको लैम्डा के टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा, ऐसे समझो अप्रोच। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग, मतलब इंसिडेंट एनर्जी लैम्डा के टर्म्स में गिवन है, मास गिवन है, सब कुछ। देन द मैक्सिमम स्पीड, स्पीड पूछा है, मतलब फॉर्मूला ही पूछ लिया है। तो कैसे सॉल्व करना है? हमको पता है कि यहाँ से लिखते हैं इंसिडेंट एनर्जी क्या होता है, आप ही बताओ। वर्क फंक्शन होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। लैम्डा के टर्म्स में तोड़ लो तो h इंटू म्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? h इंटू म्यू नॉट हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है? c बाई लैम्डा होता है, तो वैल्यू पुट कर लो, h c बाई लैम्डा हो जाएगा, और वहाँ पे h और क्या हो जाएगा? c बाई लैम्डा नॉट प्लस हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एच सी बाई लैम्डा और एच सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको और सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, हाफ इस इधर कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसमें एच सी कॉमन कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा? 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो एलसीएम ले लो, और ये वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2hc, यम इधर लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा? लैम्डा से लैम्डा नॉट एलसीएम, तो यहाँ पे लैम्डा नॉट बचेगा और यहाँ पे लैम्डा बचेगा। अब वी आ गया आंसर, वी आप इसको ऐसे लिख लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2hc अपॉन यम, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा? लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा नॉट, और ये कितना हो जाएगा? पूरे पे स्क्वायर आप यहाँ पे लगा लो, ये हाफ, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। बस यही, कभी कभी स्क्वायर रूट में गिवन होगा, अब ये स्क्वायर हटाओगे तो ये पावर में चला जाता है ना, 1/, जैसे 3 होता तो यहाँ पे 1/3 होता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये भी जेई 2016 में पूछा गया था कभी ना कभी, ठीक है। तो बस ये तरीका आपको आना चाहिए, कुछ भी पूछ ले घुमा के, है ना, तो बस ये इंपॉर्टेंट लगा तो इसलिए मैंने बताया। अब हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे क्या निकालने में, पता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, आपको पता है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, और यहाँ पे प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो एक बाहर साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स यहाँ पे लगते हैं। हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये एम बी स्क्वायर बाहर की साइड लग रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस जो कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीफ्यूगल है। तो हम इंटरेस्टेड हैं रेडियस निकालने में, वेलोसिटी निकालने में, एनर्जी निकालने में, टोटल एनर्जी निकालने में, काइनेटिक एनर्जी निकालने में, एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये डेरिवेशन होता है, वो तो मैं क्लास में आपको सिखाता हूँ, है ना, लेकिन डेरिवेशन की ज़रूरत कोई नहीं है, सवाल आपसे सारे बन जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल बराबर है, यहाँ पे जो रेडियस निकल के आएगा, इसका रेडियस है ना न्यूक्लियस का, वो कितना आता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। टोटल एनर्जी जो आता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम। पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू टोटल एनर्जी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद होनी चाहिए। वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो 2.188 इंटू 10⁶ जेड बाई एन। तो वेलोसिटी, अब रिलेशन आपको याद होना चाहिए, जेड और एन के इनवर्स, एन क्या है? ऑर्बिट है, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, कभी कभी कुछ भी रिलेट कर सकता है। और हाँ, आपको अगर लग रहा होगा क्वेश्चन की कमी है, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं तो आपको करना क्या है, लेक्चर के बाद आप सुपर 45 देखना डियर, क्वेश्चन की ऐसे लाइन लगी है,
और ये 45 क्वेश्चन कोई इधर उधर क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको इस चीज़ का वादा करता हूँ जो क्वेश्चन आएंगे इधर से आएंगे और एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये मैंने क्रीम क्वेश्चन और थ्योरी लिया है जो हम चल रहा है हमारे प्राइवेट क्लास की, तो ये मैंने स्टूडेंट को सब प्रॉपर साइज सजेस्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ प्राइवेट में क्या करना है इसके बाद कैसे नहीं, तो सारे वैरायटी कवर हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ आप ये 45 कर ले तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको याद रखो, ठीक है। तो जो लोग नए हैं भाई आप पहले प्लेलिस्ट जाके देखना। और एक चीज़ बता, नीट 2025 का तो पेपर मैच करा ही था विद इन 2 मंथ जो पढ़ा है, नीट 2026 का भी 100% मैच करा है। अब कोई पेपर लीक उक नहीं है, बस इसमें पैटर्न फॉर्मेट जो हमने पढ़ाया था एकदम एग्जैक्ट वही आया था। इसमें तो ये क्वेश्चन सेम था, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कुछ और डाटा गिवन होगा, हमने कुछ और ले लिया है। तो बस ये पूरा रेफरेंस दिया, जाके पूरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना एक बार। हमसे जो विद इन 2-3 मंथ बताया उससे बाहर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं है ना। आप एक बार इसको वेरीफाई करना। और एक सोर्स नहीं, 4-4 सोर्सेज से मिल रहे हैं। मैंने उसको 2 महीने में 3-3 4-4 बार कराया है जो मैंने आप लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, आपको जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, कहीं भी मत भटको, सारे क्वेश्चन, कहीं कुछ नहीं जाना है, कुछ एनसीईआरटी नहीं, कुछ नहीं, जो मैं बोला बस उतना करने का, ठीक है। तो इसमें हमें केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एटलीस्ट आनी चाहिए वो बता रहा। चलो यहाँ पे ये वाला देखते हैं। अब देखो ये रेडियस का क्वेश्चन, इफ द रेडियस, जैसे रेडियस बोल दिया आपको तुरंत ये लिख लेना है। रेडियस क्या होता है, n² होता है। तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r1 r2, क्योंकि 2 एलिमेंट गिवन है, n1 डायरेक्टली में है तो n1² n2 का स्क्वायर और z इन्वर्सली है तो z2/z1 हो जाएगा। पहला एटम यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन गिवन है और दूसरा एटम जो गिवन है, सवाल पढ़ो, वो हम लिथियम को मान रहे हैं, ठीक है। तो बोला है रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। तो आप निकाल लो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट कितना गिवन है, r गिवन है। r2 क्या है, लिथियम का पूछा था, Li2+ लिख लो। और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट n क्या है, ऑर्बिट है, तो फर्स्ट n1 हो जाएगा और दूसरे के लिए पूछा था n² लिख दो। Z2 क्या था, लिथियम था, एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो जो R लिथियम 2+ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, R/3 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे वाले सवाल भी बड़े बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको कर लेने हैं, ये चीज़ याद रख लेना। जितने भी, अगर एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर कभी ग्राउंड स्टेट पूछता है तो वहाँ पे मान लो ग्राउंड स्टेट की 1 लेनी है। अगर मान लो है ना ऑर्बिट पूछता है, ऑर्बिट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर कभी लिखता है ना तो उसकी वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड 1 बढ़ा के लिखना। सेकंड पूछता है एक्साइटेड स्टेट तो क्या आता है 3। ये मैं आपको जस्ट बता दिया, इन्फॉर्मेशन याद आया मुझे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और हाँ यहाँ पे एक चीज़ और है, एंगुलर मोमेंटम, ये फ्रिक्वेंसी, ये जो टाइम पीरियड होता है n³/z² होता है, फ्रिक्वेंसी z²/n³ होता है। MVR NH=NH/2π होता है। अच्छा n क्या होता है आपको, 1 2 3, ये इंटीजर होगा, डेसिमल में नहीं होगा। यही रीजन, यही तो नील बोर ने मेन बात बताई थी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज होता है, जिसके कारण वो घूमता रहता है, ठीक है, ये चीज़ें। तो एक सवाल ये एंगुलर मोमेंटम बेस्ड, तो देखो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परमिशिबल। तो हमें पता है जो MVR/NH/2π होता है, NH/2π होता है। तो इसमें बताओ हमें जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4, ये होनी चाहिए n की वैल्यू, इतना होता है। तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं, हम मैच कराते हैं। तो पहले में लिखा है 1/1.5 H/π लिखा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, हम इसको मैच कराएंगे तो 15/10 कर लेंगे और H/π लिख लेंगे। हमको फार्मूला से मैच कराना है, तो 15 और 10 लिखा है तो उसको हमको उसी फॉर्मेट में लिखा है 2π के फॉर्मेट में, 5 × 2 हो जाएगा और यहाँ पे H/π हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 × 5 और 5 3 जा, तो ये कितना आ गया अपने पास 3H/2π। तो n की वैल्यू 3 तो एक्सेप्टेबल है ना, ये तो कांस्टेंट है, हाँ ये एक्सेप्टेबल है। ऐसे दूसरे केस में हम निकालते हैं 0.5 और ये क्या हो जाएगा H/π है। तो इसको आप लिखो तो क्या हो जाएगा, इसको हम जब लिखेंगे तो 5/10 और 10 को हम लिखते हैं 5 × 2 H/π। तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, 1 आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 आ जाएगा। सी वाला देखो क्या लिखा है, ये क्या हो जाएगा, ये 125/100 हो जाएगा, ये H/π हो जाएगा। और जैसे पाई लिख लिया आपने तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, इसको क्या लिख सकते हो 50 × 2 लिखोगे, क्योंकि H/2π तो फिक्स ही करना है। और ये वैल्यू आप फिक्स इसको करोगे तो यहाँ पे ये डेसिमल में आ रहा है
है ना, ये डेसिमल में आ रहा है, तो यही नॉट परमिसिबल है, नॉट परमिसिबल है ना ये वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो NH/2π को आपको ऐसे करके सॉल्व करना था। हाँ, ये सवाल मैंने प्राइवेट क्लास में बोला था, होमवर्क दिया था, देख लो। तो यहाँ पे बोला एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जम्प्स इन सच वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम x to x4, ठीक है, x/4 द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पहले आना चाहिए। अभी मैंने सिखाया था पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, -2 टाइम्स होता है। तो इनिशियल में जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितना बोला है, x बोला है, ठीक है, तो -2 इंटू कितना हो जाएगा, x बोला है, ये गिवन है। और हम पोटेंशियल एनर्जी दूसरा, ये फर्स्ट वाला है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी कितना बोला है दूसरे कंडीशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरे में -2 और ये बोल रहा है x से x/4 हो जा रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जब भी आप चेंज निकालते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, कैसे निकालते हो, मतलब जो वैल्यू होती है सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हो, डिफरेंस करते हो ना, तो -2x/4 है और पहला वाला -2x है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, -2x और यहाँ पे 4 और ये +2x और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो चाहे तो आप, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे -2x और ये कितना हो जाएगा 8x, तो अपने पास हो जाएगा ये 3x/2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो बस चेंज निकालना होता है तो आप डिफरेंस लेते हो, तो सिंपल ऐसे रिलेशन आपको पता होना चाहिए था। ये देखो जेई का सवाल है, अब ये तो ईजी है फटाक से। रेडियस आप क्या बोला, इफ़ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3, तो यहाँ पे पहला फिर से निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना, r हाइड्रोजन है और क्या है r कौन सा हाइड्रोजन की बात कर रहा है, और ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के लिए फोर्थ ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, r4 पूछ रहा है, ठीक है, तो ये r4 पूछ रहा है हाइड्रोजन के लिए ही पूछ रहा है। तो एक काम करो, थर्ड बोहर ऑर्बिट है, यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला जैसे ही बोलता है तो आप r(n²/z) लिखते हो इसको, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये थर्ड डायरेक्टली होता है, ये फोर्थ, ठीक है, स्क्वायर और यहाँ पे क्या कर लेते हैं Z4, मतलब Z हाइड्रोजन ही होगा दोनों का, और यहाँ पे Z4 और ये Z4 मतलब एटॉमिक नंबर नहीं हो गया। अब इसको हम पुट कर लेते हैं, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए r3 गिवन था, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, फोर्थ के लिए पूछा था, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 का स्क्वायर और Z 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो r4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16r3 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, 16r3 डिवाइड बाई 9 आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। तो बस ये तो सिंपल सवाल था, हाइड्रोजन ही गिवन था, 2 एलिमेंट नहीं गिवन था, तो इसलिए हमने ये Z की वैल्यू 1 ही लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई चीज़ें, कुछ भी डाउट रहा तो आप पूछ लेना। मैं कहूँगा आपका एक होमवर्क है, आप ये वाला करके देखो कि अगर मान लो सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर पूछता है, सेकेंड एंड थर्ड के लिए आप बता दो, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। इसमें देखो कई सारे आपको रीजन गिवन होते हैं, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसका, सीधी बात। देखो इसको लाइमन बोलते हैं 1, इसको बाल्मर, इसको पाशियन, इसको ब्रैकेट, इसको फंड, है ना, हम्फ्री। तो 1 2 3 4 5 ये होता है ना, लाइमन, बाल्मर, पाशियन, एक मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखो, लाइमन यूवी रीजन में बिलोंग करता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाल्मर जो होता है विजिबल, और पाशियन जो होता है इंफ्रारेड, ब्रैकेट IR रीजन में, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप समझो, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, आप कॉमन सेंस से बताना, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं बोलूँ अगर यहाँ से यहाँ मैं चल रहा हूँ, अगर या यहाँ से यहाँ आप अगर 1 किलोमीटर चल रहे हैं या 10 किलोमीटर चल रहे हैं, एनर्जी कहाँ जाने में ज़्यादा लगेगी, 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर, तो सीधी सी बात है, यहाँ कम चलना पड़ रहा है और यहाँ से यहाँ ज़्यादा चलना पड़ रहा है, ये लाइमन है। तो बताओ एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम लगेगा, तो अगर एनर्जी मैक्सिमम देखोगे तो कौन से ट्रांजिशन में लगेगा, इनफाइनाइट से अगर 1 तक आप आओगे तो वहाँ पे जो डी एक्साइटेशन होगा एनर्जी मैक्सिमम होगा, और एनर्जी जो होता है वेवलेंथ के इन्वर्स होता है। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो हम बोल सकते हैं लैम्बडा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मैं पूछूं भाई बताओ बाल्मर के लिए एनर्जी मैक्सिमम और लैम्बडा मिनिमम क्या होगा फॉर बाल्मर सीरीज, आप ही बताओगे, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो एनर्जी
एनर्जी मैक्सिमम फॉर बाल्मर कहाँ पे, बाल्मर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको इनफाइनाइट तक ले जाओ, तो मतलब इनफाइनाइट से कहाँ तक होगा एनर्जी मैक्सिमम 2 तक, और लैम्बडा मिनिमम वही हो जाएगा इनफाइनाइट से 2, एनर्जी जस्ट उल्टा होता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, ये चीज़ याद रखना, वो घटता जाता है। ये जो एनर्जी गैप है, ये इसको एनर्जी गैप बोलते हैं, E1 है ना, और ये E2, ये एनर्जी गैप हमेशा घटता जाता है, ये चीज़ याद रखना। कहीं पे गलती करते जाओ तो E1 ज़्यादा होता है, फिर E2, एनर्जी गैप हमेशा घटता जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात था, ये आपको याद रखना है, ये गैप है टिल्टा, ठीक है। तो ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, बताओ किस में मैक्सिमम एनर्जी होगा, किस में मिनिमम होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर कभी बोले फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 1 है, तो फर्स्ट लाइन कौन सा होगा, यही होगा। ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ चले जाओगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। सेकेंड लाइन क्या होगा लाइमन का, ये मतलब 3 से 1 तक। थर्ड लाइन कौन सा होगा, आगे 4 से 1 तक, ये लाइमन का। मैं बोलूँ बाल्मर का फर्स्ट लाइन, तो यहाँ से 2 से स्टार्ट है, तो ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन यहाँ से है ना। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट मतलब इनफाइनाइट, तो लाइमन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट लाइन इनफाइनाइट से 1 तक। और जब भी आप लिखते हो तो इनफाइनाइट से 1 लिखते हो, ना कि 1 से इनफाइनाइट। यहाँ से यहाँ जाने पे एक्साइटेशन बोलते हैं, वहाँ से वहाँ आने पे डी एक्साइटेशन, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, अल्फा लाइन को फर्स्ट लाइन बोलते हैं, बीटा लाइन को सेकेंड लाइन, गामा लाइन को थर्ड लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन बाल्मर का लास्ट लाइन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से 2 तक हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ होता है इन सभी केसेस में। जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला हीरो है इनका यही है, RZ² और n फाइनल माइनस n इनिशियल। हमेशा याद रखना है n इनिशियल ज़्यादा होगा, मत मान लो हमने यहाँ पे यहाँ से इनफाइनाइट से फर्स्ट पे आ रहा है, तो इनिशियल ये हो गया इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। तो हमेशा n इनिशियल ज़्यादा होता है इनफाइनल से, और r की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जेई में ऐसे पूछा था कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, बोला है लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। रेशियो निकाल लेते हैं। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, बाल्मर 2 से स्टार्ट होता है, लास्ट लाइन इसलिए इनफाइनाइट से 2 तक आएगा, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। रेडबर्ग फार्मूला लगा दो, 1/λ बाल्मर RZ², और एन फाइनल क्या है 2, इनिशियल क्या है इतना, तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, वो लाइमन 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट से 1 पे आएगा, ये इनिशियल ये फाइनल, वैल्यू पुट कर लिया इनिशियल फाइनल की, तो अपने पास ये आ गया। रेशियो पूछा था, इक्वेशन 1 डिवाइड कर दिया, रेशियो आ गया 4:1। अब इसमें आपको पूछता है टोटल कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन को जब भी आप कैलकुलेट करते हो, n2 - n1, n2 - n1 + 1 / 2, ये जनरल केस है। मान लो मैंने बोल दिया 5 से 2 पे जा रहे हैं, ठीक है, तो n2 - n1 करके आप इसको निकाल लेना। हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना, जब भी निकालना। और अगर मान लो कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है, मतलब नाम लिख दे रहा है विजिबल लाइमन बाल्मर का, तो n2 - n1, ठीक है। जैसे आप देखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइन इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर नाम लिख दिया, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। नाम स्पेसिफिक नाम बात कर रहा है, तो कहाँ से, n = 10 टू ग्राउंड स्टेट, तो n की वैल्यू 10 है, और ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर, ग्राउंड मतलब यही तो ग्राउंड है, तो n2 - n1 10 - 2 8 आ जाएगा। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विथ अ वेवलेंथ, जिसको बोलते हैं h/mv, तो कभी आपको मास वेलोसिटी वेवलेंथ की बात करें तो h/mv सबको पता है। mv को हम रिप्लेस करते हैं मोमेंटम से, और मोमेंटम होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m, तो उससे हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता हो, वो इन्वर्स होता है काइनेटिक एनर्जी, कभी कभी सवाल आए हैं इस पर। काइनेटिक एनर्जी को Q/V लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है 2πr = n λ, इसमें अगर आपको रेडियस वेवलेंथ गिवन हो, तो अगर वेवलेंथ गिवन हो, रेडियस अभी होता है 0.529 या कांस्टेंट होता है n²/z, अगर वेवलेंथ रेडियस का रिलेशन है तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक सवाल कर लेते हैं इस पर, ये जेई का सवाल है 2023 का। तो देखो बोला है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ए, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है रेडियस, मतलब हाँ लैम्डा पूछा है, तो रेडियस आपने निकाल लिया, A0 चाहे 0.52 लिख लो, यहाँ A0 लिखा था इसलिए लिख लिया कांस्टेंट, ऑप्शन में भी A0 गिवन था। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, तो ये रेडियस आ गया। हमें पता है रेडियस वेवलेंथ का रिलेशन 2πr = n लैम्डा, तो r क्या है 9a, और लैम्डा के n क्या है 3, है ना, n भाई थर्ड ऑर्बिट है ना,
तो लैम्डा बराबर ये कट्टम कुट्टम कर दो, आ गया 6πa0, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। तो ये आना चाहिए। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता था कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बताया जा सकता है ना। तो सारी बातें ही गड़बड़ हो जा रही थी। बोहर ने तो फिर बता दिया ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम होगा, पोजीशन तो ऑर्बिट है ही, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था। तो एक हाइजेनबर्ग का फिलहाल वो सब बातें तो बाद में कर लेंगे। डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम, H/4π यही रिलेशन था। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगी, H/4π की वैल्यू हमेशा याद रख के जाओगे एग्जाम में, नहीं 5 मिनट यही लग जाएंगे कैलकुलेट करने में, 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो ये याद रख लो, बाकी तो आप कर ही पाओगे। कभी कभी m/v लिखना होगा इसको, मोमेंटम वेलोसिटी पूछेगा, तो बस ये होता है। क्वांटम नंबर क्या होता है, डिजिटल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप फॉरेन गए, आपसे आपका एड्रेस पूछा जाए तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं यहाँ फलाने गांव से हूँ, कुछ भी आप ये थोड़ी बोलोगे, तो आप बोलोगे कि मैं इंडिया से हूँ। तो वैसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस तक पहुँचने के लिए आपको क्वांटम नंबर से होकर गुजरना पड़ता है। पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि एक कंट्री का काम करेगा। इंडिया हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। ये क्या बताता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बताता है। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। जैसे मान लो 2p1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे 3d1 है तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। जो यहाँ बाहर लिखा होता है उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एज़ोमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको। ये स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। मान लो आपने कंट्री बता दिया, अब स्टेट बताओ। और केमिस्ट्री की भाषा में इट टेल्स सबशेल, सब ऑर्बिट या शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू जो होती है 0 to n-1 होती है वैल्यू। अगर रटना चाहो तो रट लो। अगर 0 1 2 3 एस पी डी गिवन एस की वैल्यू, एल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए इतना, तो मैं कहूँगा रटो मत, इसको याद रखो। 2p1 अगर गिवन है तो यहाँ n की वैल्यू यही हो जाएगी। एल की वैल्यू 0 to n-1, अभी फॉर्मूला देखा तो n2 है तो 0 to 2-1, तो 0 और 2-1 करोगे 1 हो जाएगा। तो एस ई 0 का एस और ये क्या हो जाएगा पी। गिवन क्या है पी, तो एल की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। ये फॉर्मूला कुछ है, आप चाहो तो याद रख लो इसको, नहीं तो अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। ये वाले तो आप चाहो तो याद रख लो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे निकलते हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है ना। कैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, -L2 + L और m की वैल्यू 2l+1 होती है। तो 2l+ जेई में पूछा था l की वैल्यू बताओ, तो m-1 / 2 हो जाएगा। अब देखो मजा आएगा। अगर आपको यहाँ पे लिखा है 3d1 तो n की वैल्यू 3 हो गई। l की वैल्यू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू पता है तो 0 से n-1, 3-1 तो कितना हो जाएगा 0 1 और यहाँ 3-1 करने पे 2। तो एच जितना माइनस करने पे हो तब तक हम लिखते हैं नंबर्स पूरा S-P-D। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल गिवन है D, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी L की 2 हो जाएगा। अब देखो M की वैल्यू निकालोगे -L2 + L। तो अगर मान लो 0 है तो 0 के लिए 0 की वैल्यू तो यहाँ पे नंबर लाइन में एक ही होगा, +0 -0 यही। अगर 1 लेते हो तो -1 से +1 ये बनाओगे। अच्छा एक डब्बा है उसको S ऑर्बिटल और -1 से +1 -1 0 +1, इसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं। अच्छा ऑर्बिटल ये होते हैं डब्बा वाले, एक इसको बोलेंगे एक ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिट ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है। एक बड़े प्लेटफॉर्म का नाम बताओ, एक नहीं 3-4, जिसमें एक पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, कुछ तो पूछा था, सब ने गलत बताया है ना। और मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं बहुत सारी, है ना, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी नहीं, मतलब मैं कमेंट करके रिप्लाई कर देता हूँ, है ना। कभी कभी बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ, कभी कभी हुआ है, तो आई एम सॉरी। तो मैं बता रहा हूँ कि गलती नहीं करना, आप नहीं करना। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूछता है तो 2 ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पी ऑर्बिटल बोलते हैं। और डी में कितना हो जाएगा -2 से, तो इसमें 5 डब्बे आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 इतना, ठीक है 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये होता है, इसको डी बोलते हैं। ठीक है, अब चलो यहीं पे मैं आपको सारी कहानी क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे n बराबर ऑल टोटल इलेक्ट्रॉन इन 3d1 सभी के लिए, तो कितना हो जाएगा। देखो कितने डब्बे आ रहे हैं, एक टोटल 1 3 4 5 9। एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 9 डब्बे में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब मैं पूछूं बताओ इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रटना है ही नहीं। मैं पूछूं बताओ टोटल सब ऑर्बिट कितने होंगे, तो कितने हैं 1 2 3, टोटल सब ऑर्बिट 3 है। अब जेई के क्वेश्चन चलो, अगर मैं बोलता हूँ बताओ इसके लिए आपको बताना है L बराबर आपको गिवन है 1
एम की कंडीशन है आपको लेना है -1 और एस की कंडीशन लेना है प्लस हाफ। तो बताओ ऐसे कितने ऑर्बिटल हैं या टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो एल की वैल्यू आपको 1 लेनी है, 1 इधर आ जाओ। और एल में भी कौन सा लेना है, एम की वैल्यू -1, तो -1 केवल यही है, इधर आ जाओ। एस की वैल्यू केवल प्लस हाफ लेनी है। तो हर एक डब्बे में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक प्लस हाफ होता है एक माइनस हाफ होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। कितने ऑर्बिटल है इस कंडीशन में, एक ही ऑर्बिटल है। ये रहा जेईई मेंस एडवांस ऐसे पूछता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ बताओ भाई एम की वैल्यू आपको मॉडुलस ऑफ 1 लेनी है और एल की वैल्यू कितनी लेनी, एम की वैल्यू 1 लेनी है। अब बता दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे या ऑर्बिटल। तो एम की मॉडुलस ऑफ 1 लिखा है, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन, तो उसमें -1 भी आएगा और +1 भी आएगा, मॉडुलस लिखता है तो अब एम की वैल्यू देखो -1 भी ले लो +1 भी ले लो, ये तो लोगे ही। उसके साथ साथ यहाँ भी +1 है -1 है, वो कंडीशन नहीं दिया है और कि एल 2 नहीं लेना है, केवल ये दिया है, तो सारे ले लो। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2, टोटल 4 हो जाएंगे। अब कंडीशन दे देता, मान लो एस की वैल्यू केवल प्लस हाफ लेनी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2 प्लस हाफ वाले होते और 2 माइनस हाफ वाले होते, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते प्लस हाफ वाले, केवल 2 हो जाते। तो ऐसे करके घुमा फिरा के वो कुछ भी पूछता रहता है। तो आप ये सारे बहुत ईजी होते हैं, आपको आना चाहिए। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है माइनस हाफ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होता है। एस क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये होता है, फॉर्मूले हैं याद होने चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें बोला n बराबर 3, ठीक है, चलो n बराबर 3 है। बोला है कि कंडीशन गिवन है s इक्वल टू -हाफ m इक्वल टू 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल चलो निकालते हैं। तो l की वैल्यू पहले निकालो, कितना हो जाएगा 0 1 और 2 हो जाएगा, ये n से -1 तक। m की वैल्यू निकालो, तो m की वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, -l से +8, एक डब्बा आ जाएगा। ये इसका 3 डब्बा आ जाएगा, -1 से +1 तक हो जाएगा ना, लिख दिया। और इसका 5 डब्बा हो जाएगा, अभी तो किया था, 1 2 3 4 5, -2 -1 0 1 2, और ये क्या हो जाएगा -1 0 +1 और ये 0। तो अब कंडीशन है कि एस की वैल्यू आपको लेनी है -हाफ लेनी है और एम की वैल्यू लेनी है 1 लेनी है। तो एक काम करते हैं, एम की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है और वहाँ पे है, कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें एस की वैल्यू -हाफ लेनी है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन, पहला सवाल, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2, 4 हैं, 2 हो जाएगा क्योंकि -हाफ लेना है। टोटल ऑर्बिटल तो भाई ऐसा थोड़ी है कि इसको भी तोड़ के काट के लोगे, तो टोटल ऑर्बिटल एक ये है और एक ये है। टोटल के ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे टोटल ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड क्या होता है, n l-1, और एंगुलर नोड जो होता है वो l होता है। टोटल नोड इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आ जाएगा n-1। जैसे देखो यहाँ पे निकालना है, n की वैल्यू कितना है 2, l की वैल्यू p के लिए कितना आता है 1। तो रेडियल नोड अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा n-l-1, तो ये 2 -1 -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे आप पूरा निकाल लोगे, मुझे लगता है सबको आता है, ठीक है। अगर एंगुलर नोड बोल दिया, केवल L ले लेना, L कितना है 1 है। एनर्जी आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है कभी एनर्जी पूछे तो हमेशा n+l निकालना है। जहाँ पे n+l ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। मान लो ये सेम आ गया तो n देख लेना, जिसका n ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा। जैसे यहाँ पे देखो n की वैल्यू निकालो, ये 3 है, यहाँ पे 4 है। L की वैल्यू निकालो, तो ये L की वैल्यू D के लिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और S के लिए 0 आ जाएगा। और n+l निकाल लो, कितना हो जाएगा 3 2 5 और ये 4, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, डेफिनेटली इसका ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो अगर सेम हो जाता, यहाँ भी 5 आ जाता, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होता है क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा था, ठीक है। तो ये रही बातें। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नए हैं, बाकी जो पुराने हैं वो तो जा सकते हैं, जो लोग नए हैं भाई वो ध्यान से। मैंने 2 बार पेपर मैच करा दिया है, ठीक है, ये दूसरी बार होगा, अब तीसरी बार मैच कराऊंगा, ये जो रीनीट होगा। तो आपको बता देता हूँ क्या क्या फॉलो करना है। अभी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखनी, मैंने सबसे बता दूँ 5 स्टेप स्टडी कराया था, जिसमें पहला स्टेप था क्लासिक 1 शॉट, एक ऐसा 1 शॉट जो कहीं पे फेल ना हो, हर वैरायटी प्रॉब्लम, हर एक्सेप्शन, हर एनसीईआरटी को कवर करता हुआ। लेक्चर भी ज़्यादा 10-10-12 घंटे का नहीं है, मैक्सिमम 2-3 घंटे के, सब कुछ कवर। जैसे ये देखो, ये क्लासिक 1 शॉट है,
तो मेरा तरीका एक अलग था पढ़ाने का। आप ऑर्गेनिक से अगर डर लगता है तो मेरे लेक्चर आप ज़रूर देखना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सीक्वेंस में देखना। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसा वन शॉट है जिसे देखने के बाद आपसे सारे सवाल बनने लग जाएंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ऐसे सारे चैप्टर का हमने प्लेलिस्ट में दे दिया था, सब कुछ फ्री था। ठीक है, बस PDF के लिए आपको 200 देने होते थे। दूसरा स्टेप था सुपर 45। अगर कोई बोलता है कि मुझे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं कहूँगा सुपर 45 कर लो, उससे ज़्यादा मत, क्योंकि ये सुपर 45 ऐसे क्वेश्चन होते थे जिसमें हर कॉन्सेप्ट, हर थियरी कवर्ड थी। मुझे लगता है 45 क्वेश्चन पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। इससे ज़्यादा वैरायटी मुझे लगता है कम ही पॉसिबल नहीं है ना। मतलब आप नीट के लिए स्पेशली बात करूँ तो भाई क्या ही पूछेगा, सब कुछ दे दिया इस। तो ये 45 करने के बाद पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, थियरी भी कवर हो जाता है। और मेरा एक्सप्लेनेशन जो होता है, कोशिश ये रहती है कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक आइडिया है तो क्वेश्चन से ही आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा, थियरी भी, क्वेश्चन भी लग जाएंगे सारे। तो ये रहा हमारा सुपर 45। ऐसे सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, बस PDF के लिए 200 पे करने होते थे आपको। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम भी है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पर्सनली मैसेज कर देना मुझे, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आशुतोष नाम है मेरा। बॉबी सर भी एडमिन है, पर आप मुझे मैसेज करना। और प्राइवेट क्लास के लिए भी आपको एक मिनिमम फीस लगती है। आप अभी चाहे तो ज्वाइन कर लो प्राइवेट क्लास, है ना। आगे में भी लेक्चर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते यूट्यूब। प्राइवेट में आप लाइव रहते हो हमसे, और हम प्रॉपर मेंटर करते हैं। एक रोज़ आपको टास्क देते हैं कैसे क्या करना होता है, और एक फॉर्मेलिटी नहीं होती है, मतलब हम दिलो जान से लगते हैं। मतलब आप बहुत जगह जुड़े होंगे जहाँ पे लोग केवल बस हाँ बोल देते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बस बात कर पैसा ले लिए, ऐसा नहीं है ना। ये सेकंड स्टेप था। आप चाहे तो फर्स्ट स्टेप स्किप कर देना, अभी टाइम नहीं है रीनीट के लिए, है ना। और सेकंड स्टेप सुपर 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इधर ये सबसे टॉप है, सबको करना ही करना। थर्ड स्टेप था संडे स्पेस 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, उसको ये सुपर 45 वो इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर कराया था वो आपको कर लेना है। ठीक है। फोर्थ स्टेप संडे स्पेशल टेस्ट है, जो कि अभी वो टाइम नहीं है तो वो नहीं करना। अभी जो टेस्ट नया टेस्ट लॉन्च हो रहा है हम ना, वो आप 100 रुपीज़ लगेंगे। अच्छा, जो हमारे से प्राइवेट क्लास लिए उन्हें कुछ नहीं देना है, सब कुछ उन्हें फ्री, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, एक मोस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट के लिए। फिफ्थ स्टेप था हमारा गेस्ट पेपर। ये गेस्ट पेपर है, ये बहुत ही तगड़े लेवल का गेस्ट पेपर। तो ये गेस्ट पेपर आप अगर चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही तगड़े, पूरा चैप्टर को मिला के गेस्ट पेपर थे विद डिटेल सॉल्यूशन, ये भी था। ठीक है, तो आपको 2 तो कर ही लेने हैं। सुपर कुछ नहीं करना, सुपर 45 तो ज़रूर कंप्लीट कर लेना। एक कौवा भी चिल्ला रहे हैं, पंछियाँ भी चहक रही हैं, क्या ही बोलूँ मैं। देखो और क्या करना है, लास्ट में मैंने इंटायर केमिस्ट्री विद इन 10 आवर करा दिया है ना। लास्ट में हमने और ये भी करा दिया है, क्रीम लेयर कॉन्सेप्ट भी दे दिया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको जो बताया सुपर 45, ठीक है। उसके बाद 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर, बस इतना कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। बाकी टाइम रहा तो आप बाकी की चीज़ें जो मैंने गेस्ट पेपर बताया उसे कर लेना। 3 चीज़ें ज़रूर कर लेना। उसके बाद अगर जिसको 650 प्लस पहुंचना है, ठीक है, तो फ्यूचर 45 सीरीज़ चल रहा है, आप फ्यूचर 45 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। इसमें और बेहतरीन और नए वाले क्वेश्चन एडेड हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब पे आ रहा है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ तो फ्री ही है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये प्राइवेट क्लास जो मैं ले रहा हूँ पर्सनली, आप उसका चार्जेस हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और नीट 2027 के लिए जो भी पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं, वो कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना। लोग कुछ भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आप हमसे बता के रखना, नाम नोट कर लूँगा, क्योंकि क्लासेस रीनीट के बाद में स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आप कंटेंट चेक कर लेना, फिर मुझे फॉलो करना। मेंटरशिप ग्रुप और वो प्राइवेट क्लास आप ज्वाइन करने के लिए, आप चाहे PDF लेने के लिए मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, प्राइवेट क्लास में 2 चैप्टर हो गए हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक, और टेस्ट भी लेना स्टार्ट कर दूंगा, मुश्किल से 15 से 20 दिन में सारा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।